नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। बदलो बढ़ो देश के साथ। और आप देख रहे हैं कमोडिटी निवेश, हमारा दूसरा एपिसोड। और कमोडिटी निवेश में जहां हम आपको कमोडिटी से जुड़े तमाम सवालों के जवाब देंगे, साथ ही कमोडिटी मार्केट में ट्रेडिंग रणनीति बनाने में भी आपकी मदद करें। हमारे साथ कुछ खास मेहमान होंगे। हमारे साथ होंगे अनुज गुप्ता आईआईएफएल सिक्योरिटीज के, और साथ ही पैराडाइम कमोडिटी से वीरेंद्र वकील भी होंगे। लेकिन उन लोगों से बात करेंगे उससे पहले देख लेते हैं कि बड़ी खबरें आज के लिए कमोडिटी मार्केट के लिए कौन सी है जिस पर आपको नजर रखनी चाहिए। तो सबसे पहले बात होगी सोने की, जहां पर लगातार तेजी दे रही। लेकिन उससे पहले आपको सवाल पूछने का तरीका भी बता देते हैं। कमोडिटी से जुड़े सवाल आप हमसे पूछ सकते हैं। अपने सवाल आप भेज सकते हैं व्हाट्सएप के जरिए 9619873567। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर पे है। आप इस नंबर पे रोज हमें अपने कमोडिटी से जुड़े हुए तमाम सवाल भेज सकते हैं। हम आपके भेजे हुए सवाल को अपने कमोडिटी निवेश के शो में 4:25 से 4:55 के बीच लेंगे। चलिए, लेकिन बात कर लेते हैं 10 बड़ी खबरों की जिन पर आपको नजर रखनी चाहिए, जो ट्रेडिंग में आपकी मदद आज भी करेंगे और आने वाले दिनों में भी करेंगे। तो सबसे पहले बात क्रूड की होगी, जहां पे लगातार तेजी बनी हुई है। ब्रेंट क्रूड का भाव $82 के आसपास चला गया। इस साल अब तक करीब 60% तक की तेजी हम क्रूड की कीमतों में देख चुके हैं। जिस तरह से ओपेक प्लस की कल बैठक हुई और जो पुराना एग्रीमेंट था उसी एग्रीमेंट पर वो बरकरार रहे। रोजाना 4 लाख बैरल की ही उत्पादन बढ़ोतरी करेंगे। सोना डॉलर में मजबूती से सोने पर दबाव बना हुआ है और आज एमसीएक्स पर 200 रुपए के आसपास की कमजोरी एमसीएक्स गोल्ड में दिख रही है। तीसरी खबर चांदी है, जहां ऊपरी स्तरों पर जो पिछले दिनों जो तेजी 1-2 दिन की आई थी, उसके बाद से वापस से यहां पर कमजोरी हावी हो गई है। चौथी खबर कॉपर को लेकर है, जहां पर आज दबाव दिख रहा है। चाइना में स्लो डाउन की चिंता है और लग रहा है कि वहां से मांग आगे कम हो सकते हैं। जिस तरह से पावर आउटेज की दिक्कत है, वहां पर प्रोडक्शन कम हो रहे हैं, फैक्ट्रियों से ऑर्डर कम हो गए हैं, उसका असर कॉपर पर आने वाले दिनों पे दिख सकता है और बाकी बेस मेटल्स पर भी पास ऑन होला। हालांकि एक एल्युमिनियम एक ऐसा काउंटर है जहां पे हल्की तेजी दिख रही है। तो ये कुछ ऐसी खबर है जिन पर आपको नजर रखनी चाहिए। पांचवी खबर होगी नेचुरल गैस, जहां लगातार तेजी बनी हुई है। अब एमसीएक्स पर कल 4% की तेजी के साथ आज 2% की मजबूती दिखा रहा है और इंटरनेशनल मार्केट में भी तेजी के साथ ही कारोबार हो रहा है। तो ये कुछ नॉन एग्री मार्केट की बड़ी खबरें हैं। लेकिन एग्री मार्केट में कहां एक्शन है वो भी आपको बता देते हैं। तो एग्री मार्केट में सबसे ज्यादा एक्शन है ग्वार, जहां गम की एक्सपोर्ट मांग बढ़ने की उम्मीद से यहां पर तेजी है और आज के कारोबार में तो 10,000 रुपए के ऊपर भी ग्वार गम का वायदा चला गया। ग्वार सीड वायदा 5,950 रुपए के करीब कारोबार कर रहा है। दूसरी सबसे अहम कमोडिटी होगी कॉटन, जहां पर ग्लोबल उत्पादन घटने की चिंता है। यूएस के जो सबसे उत्पादक क्षेत्र है कॉटन के, वहां पर बारिश से फसलों को नुकसान हुआ है और साथ ही नए वॉल्वम की वजह से चिंता लगी है कि फसलों को काफी नुकसान हो सकता है, उत्पादन कम रह सकते हैं कॉटन के। सोयाबीन निचले स्तरों पर खरीदारी लौटी है, यहां पर तेजी लौट आई है। इसके बाद बात करें क्रूड पाम तेल की, यहां पर भी तेजी है। करीब 1 से 1.25% की तेजी हम यहां देख रहे हैं। लेकिन मलेशिया में रिकॉर्ड स्तर के आसपास है। जिस तरह से चीन से डिमांड तेज हुई है, उसका फायदा यहां पर क्रूड पाम तेल को मिला है और मजबूती के साथ कारोबार कर रहा है। पांचवी और आखिरी खबर एग्री मार्केट से है, वो है सरसों वायदा, जहां कम स्टॉक की चिंता लगातार बनी हुई है और डिमांड जस के तस, मतलब मजबूत डिमांड और कम स्टॉक से और नई फसल आने में अभी देरी भी है, इसका फायदा सरसों को मिल रहा है। तो ये कुछ बड़ी खबरें जो कमोडिटी मार्केट पर जिनके दम पर हलचल दिख सकती है। चलिए, लेकिन आज की एक और बड़ी खबर है, वो है ग्वार में लगातार तेजी दिख रही थी। हालांकि पिछले हफ्ते कुछ सुस्ती दिखी, लेकिन वापस से रफ्तार दिख रही है। आज 4% के आसपास की तेजी ग्वार गम और ग्वार सीड 3% के आसपास की तेजी दिखा रहा है। अब कुछ आधे घंटे के आसपास का वक्त बचा है ग्वार सीड के मार्केट को बंद होने में। हमारे साथ पुखराज चोपड़ा भी है। पुखराज जी, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। सर, जी सर, ग्वार की तेजी क्या अब इस बार की रैली कहां तक जाएगी? क्या 11,000 के पार वापस से ग्वार गम जा सकता है क्या? देखिए, ग्वार में एक जैसी रैली कभी नहीं रहेगी, ये अप डाउन होकर चलता रहेगा। जी। क्योंकि कल जो बरसातें हुई उत्तरी राजस्थान में, उससे जो पकी हुई फसल थी उसको काफी नुकसान पहुंचा है। एक तो ये कारण रहा आज की तेजी का। दूसरा, कल फॉरेन का ट्रेड भी ठीक ठाक हुआ था, वो भी साथ में कारण बना। तो उस वजह से कल का जो शाम का मार्केट था वो आज सुबह खुलते ही वो तेज शुरू हो गया था। तो इसके अंदर विष्णु मोहन जी लगातार अप डाउन चलता रहेगा। जैसे जैसे डिमांड दिखेगी ये तेज हो जाएगा।
जैसे ही 2 दिन डिमांड कमजोर रहती है फिर ये मंदा हो जाएगा। तो कुल मिलाकर तो इसमें मंदी की धारणा नहीं है, बड़ी मंदी इसके अंदर नहीं है। एक तो फसल कमजोर है। अभी जो सेमिनार हुई थी उसमें डाटा निकल के आए 35 से 40 लाख क्विंटल ग्वार के, जो कि बहुत कमजोर फसल मानी जाएगी। और उसके मुकाबले डिमांड है वो समानांतर अभी चल रही है। इस डिमांड में थोड़ी भी बढ़ोतरी आती है तो ये गम ग्वार इसी तरह से बढ़ता जाएगा धीरे 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 धीरे। जी विश्वमोहन जी। सर, तो ग्राउंड की क्या रिपोर्ट है, उत्पादन वगैरह के क्या आंकड़े हैं? आपने बताया था कि ग्वार की रिपोर्ट जब आएगी, उत्पादन के नंबर्स अब जब आपके कॉन्फ्रेंस के बाद आप बताएंगे, तो किस तरह के नंबर्स आने की उम्मीद है सर? जिस तरह से सेमिनार में ये उत्पादन के आंकड़े निकल के आए 35 लाख से 40 लाख बोरी के बीच में उत्पादन रहेगा ग्वार का, जो कि वैसे देखें तो 1984 के बाद में सबसे कम है। पिछले साल भी उत्पादन 45 से 50 लाख हुआ था, पर इस बार तो उससे भी ज्यादा कम है। तो कम पैदावार के चलते इसमें तेजी तो बनेगी, पर बड़ी तेजी तभी बनेगी जब इसके अंदर डिमांड आएगी फॉरेन की। अगर फॉरेन की डिमांड आती है तो एकदम झन्नाटे से ग्वार के भाव बढ़ेंगे, फिर बीच में रुक के नहीं बढ़ेंगे, लगातार बढ़ेंगे विश्वमोहन जी। तो ये कुछ फंडामेंटल से ग्वार को। शुक्रिया पुखराज जी, आपने तमाम डिटेल्स दी और ग्राउंड के क्या हालात है इसके बारे में बताया और किस तरह के उत्पादन रह सकते हैं। चलिए, हमारे साथ बीरेन वकील भी है और अनुज गुप्ता भी है। बीरेन जी, सर, ग्वार को लेकर आपका आउटलुक क्या है? क्या दाम आगे और बढ़ेंगे? अगर मौजूदा लेवल्स पे अगर किसी को ट्रेड करना है तो क्या करना चाहिए? इसका जो ट्रेंड है वो वोलेटाइल है। तेजी मंदी में 55-57 है उसका सपोर्ट लेवल है। अपसाइड में इसको 65-67 में इसका रेजिस्टेंस मानेंगे। और ये तेजी डिमांड की तुलना से ज़्यादा आशावाद, उम्मीद की तेजी में ज़्यादा मानता हूँ। और फसलों का नुकसान या पैनिक या जो भी सेंटिमेंट ड्रिवन ड्राइवर्स होते हैं उसकी तेजी ज़्यादा है। बट फिलहाल मोमेंटम्स और चार्ट की भाषा देखें तो तगड़ा है। तो ये देखते हुए बाई और डिप्स ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। कंडीशन ये है कि जब तक ये 55-50 होल्ड करता है तब तक, क्योंकि अदरवाइज रैपिड डाउनफॉल आ सकता है। जी, यानी ये आउटलुक है। आपका टेक क्या है इंट्राडे के लिए या पोजिशनल व्यू के लिए? अब तो समय बहुत कम बचा है। पोजिशनल व्यू के हिसाब से ग्वार सीड और ग्वार गम में क्या आपका आउटलुक है? अनुज जी, क्या कोई कॉल देना चाहेंगे ग्वार सीड में? विश्वमोहन जी, आज हमने एक अच्छी रिकवरी ग्वार सीड ग्वार गम में आते हुए देखी है। हालांकि 2 दिनों में कुछ गिरावट देखने को मिली थी, बट मुझे लगता है कि ट्रेंड इसका पॉजिटिव ही रहेगा, तो खरीदारी की सलाह रहेगी। मुझे लगता है कि जैसे अभी तो क्लोजिंग का टाइम है, बट हाँ, यहाँ पर BTST करके जा सकते हैं। हमें लगता है कि कल आपको 6100 6200 तक के लेवल ग्वार सीड में देखे जा सकते हैं, और ग्वार गम के अंदर आपको 10300 तक के लेवल के लिए खरीदारी की जा सकती है। तो अगर आप खरीदारी आज करते हैं तो आपको कल तक भी इसका टारगेट देखने को मिल सकता है, क्योंकि फंडामेंटल, जैसे कि पुखराज जी ने बताए हैं, फंडामेंटल वो काफी सपोर्टिव हैं। और दूसरा, राजस्थान के कई एरिया में अभी भी जो बारिश है वो यहाँ पर होती हुई दिख रही है, जिसकी वजह से क्रॉप को कुछ और नुकसान यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि वो भी थोड़ा सा सपोर्टिव फैक्टर है। तो फिलहाल अभी अगर हम इस हफ्ते की बात करें तो ये हफ्ता मुझे लगता है कि पॉजिटिव टेरिटरी में रह सकता है। ओके, यानी आपको ग्वार सीड और ग्वार गम दोनों ही खरीद कर जाना चाहिए। और ये इस हफ्ते में अनुज जी को लगता है कि तेजी है, खरीद कर ही जाए। 6000 का टारगेट ग्वार सीड को लेकर दे रहे हैं कि आपको आने वाले समय में और तेजी दिखेगी। अगले हफ्ते के लिए आप इसे खरीद कर जा सकते हैं। 5730 का यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा है। 5840 के लेवल पे आप ग्वार सीड खरीद सकते हैं। चलिए, कॉटन एक और काउंटर है जहाँ अच्छी तेजी दिख रही है। रिकॉर्ड स्तर के पास MCX पर ट्रेड कर रहा है। हालांकि इंटरनेशनल मार्केट में भी आधे से 1% की तेजी फिलहाल दिख रही है। वीरेन जी, आपका आउटलुक क्या है कॉटन को लेकर? क्या लग रहा है, क्या दाम और बढ़ने वाले हैं क्या कॉटन के? कॉटन में अभी 3 ट्रेड में, यानी पतले वॉल्यूम पे मार्केट ओवरशूट कर रहे हैं। चाइना बंद है तो चाइनीज मार्केट बंद है, और आइस लगातार बढ़ रहा है। वहाँ टेक्सास पे थोड़ा बारिश के हिसाब से थोड़ा क्रॉप डैमेज की बात है। जॉर्जिया में भी थोड़ा क्रॉप डैमेज आया है। यहाँ पे लगातार बारिश के हिसाब से फसलों को थोड़ा नुकसान की बात है, बट वो थोड़ा उसमें मुझे पैनिक, यहाँ भी वो सेंटिमेंट ड्रिवन ट्रिगर ज़्यादा लग रहा है। एक बार वेदर पूरा क्लियर हो जाए उसके बाद शायद ये थोड़ी जो घबराहट है, जो पैनिक है, वो थोड़ी ठहरेगी। कहीं 60,000 के ऊपर अब थोड़ा डिमांड डिस्ट्रक्शन भी शायद आ सकता है। बहुत बड़ी तेजी में ऐसा माना जाता है कि हाई प्राइस किल हाई प्राइस, यानी ऊंचे भाव का इलाज ऊंचे भाव है।
तो इस तेजी में सिर्फ एक ही ध्यान रखना है कि हम ज्यादा बहक न जाए, अदरवाइज क्योंकि कॉटन का एक प्रकृति रहा है कि वो जब डीप देता है तो छूटने का मौका नहीं देता है। इसके पहले 60,000 का वो नॉन स्टॉप 35 तक गया था। तो ओके ट्रेंड बुलिश है, सब कुछ बुलिश है, बट फिर भी बाय साइड में थोड़ा अलर्ट रहना चाहिए। ओके, यानी आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है, इसलिए ऊपर में अभी इंट्राडे के लिए ये सेल कॉल ही कॉटन को लेकर दे रहे हैं। इनकी अगर यहाँ पे ट्रेड करना है तो 29,000 के आसपास आपको M6 कॉटन को आप सेल कर सकते हो ऊपर के लेवल पे। नीचे की तरफ 28,200 का टारगेट दे रहे हैं बीरेन जी। चलिए, सोयाबीन भी एक काउंटर है जहाँ पर निचले लेवल्स पे वापस से बाइंग लौट रही है। अनुज जी, आपको क्या लगता है, सोयाबीन की जो ये तेजी है ये टिकेगी या फिर से वापस से गिरावट आएगी? विश्वमोहन जी, मुझे लगता नहीं है कि एडिबल ऑयल्स में जो तेजी है वो सस्टेन रह सकती है, पर्टिकुलरली अगर हम सोयाबीन की बात करें, क्योंकि आने वाले दिनों में आपको यहाँ पे जो अराइवल है वो बढ़ता हुआ दिखाई देगा। और अगर हम देखें तो अब जो अराइवल है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है। और दूसरी तरफ अगर हम यूएस की बात करें तो यूएस के अंदर भी अब जो मौसम है वो फेवरेबल है, और वहाँ पर भी जो कैरी ओवर स्टॉक है और जो नई क्रॉप की यील्ड है वो भी वहाँ पे अच्छी बताई जा रही है। तो मुझे लगता नहीं है कि ज़्यादा तेजी सोयाबीन में देखने को मिलेगी। एक्सपेक्टेड है कि आने वाले दिनों में सोयाबीन के भावों में नरमी का रुख रह सकता है, और ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि यहाँ पर भाव नरम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो हमारा व्यू सैलॉन राइस का रहेगा। खरीदारी से अभी बचना चाहिए। हमें लगता है कि नीचे भाव आपको 5200-5300 तक दोबारा देखने को मिल सकते हैं। बिकवाली के लिए भाव अगर 5700 से लेकर 5800 के बीच में मिले तो वहाँ बिकवाली का ट्रेड बना सकते हैं। नीचे में 5200 रुपये तक हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अक्टूबर के महीने में, और आगे जब अराइवल बढ़ेंगे तो और नीचे आते हुए दिखाई देंगे। ओके, अनुज जी, एक और काउंटर है मस्टर्ड का, RM सीड। RM सीड में भी काफ़ी तेज़ी आ गई है। अब क्या ऊपर के लेवल पे अब धीरे धीरे नरमी आएगी, या अभी भी जो स्टॉक कम की दिक्कतें हैं इसका असर यहाँ पर दिखेगा? और सरसों में अभी तेजी या मंदी, क्या करना चाहिए? अगर किसी का व्यू है, अगर स्टॉकिस्ट है, कोई मिलर है, तो क्या करना चाहिए करंट लेवल पे सरसों में? देखिए, सरसों में एक चीज़ है कि जो फेस्टिवल डिमांड है उसका काफ़ी असर रहेगा, और हमने देखा है कि आज ये काफ़ी गैप अप ओपनिंग ऑलमोस्ट होती हुई दिखाई दी है। मुझे लगता है कि सरसों के अंदर यहाँ पर आप होल्ड कर सकते हैं, खरीदारी कर सकते हैं, और नेक्स्ट 15 से 20 दिन के लिए मुझे अभी इसका ट्रेंड पॉजिटिव ही लगता है, क्योंकि फेस्टिवल डिमांड अभी चल रही है, उससे काफ़ी अच्छा सपोर्ट रहेगा। एक्सपेक्टेड है कि RM सीड के भाव करीबन 8 या 600, 8 या 700 को छू सकते हैं। तो फिलहाल इसके अंदर आप खरीदारी का ट्रेड ले सकते हैं। मुझे लगता है कि जो मिलर हैं या फिर स्टॉकिस्ट हैं उनको यहाँ पर अभी होल्ड करना चाहिए। यहाँ से अभी 300-400 रुपये की तेजी सरसों में और देखने को मिल सकती है। हालांकि नवंबर और दिसंबर में हमें लगता है कि जब नई क्रॉप की सोइंग स्टार्ट होगी तो हो सकता है कि वहाँ पर आपको दोबारा प्रेशर देखने को मिले, क्योंकि नेक्स्ट ईयर फरवरी के अंदर आपको इसकी क्रॉप भी आती हुई दिखाई देगी, तो वहाँ पर हम प्रेशर देखेंगे। और इस बार अच्छी बारिश हुई है तो क्रॉप भी डेफिनेटली अच्छी होने की हमें लगता है कि आगे देखने को मिलेगी। तो फिर आगे चलकर थोड़ी तेजी जो है भावों में रुकती हुई दिखाई देगी, फिर भाव मंदे होते हुए दिखाई देंगे। मगर फिलहाल अभी 15 से 20 दिन के पर्सपेक्टिव से मुझे लगता है कि एक ट्रेंड पॉजिटिव इसमें रहेगा। ओके, यानी ट्रेंड पॉजिटिव ही है। सर, एक पाम तेल एक और काउंटर है बीरेन जी, जहां पर लगातार तेजी यहाँ पर दिख रही है। मलेशिया में रिकॉर्ड स्तरों के आसपास भाव है, चाइनीज डिमांड बढ़ गई है। क्या लग रहा है आपको, क्या क्रूड पाम तेल में तेजी और आगे बढ़ेगी? आपका व्यू क्या है बीरेन जी? आज ऑल टाइम हाई हो गया था, CPO 5,000 रिंगिट हो गया, और चाइना बंद है, जो रीओपन होगा तो शॉपिंग पे वापस आएगा। वहाँ पावर कट के हिसाब से क्रशिंग बंद है, तो तेलों की कमी रहेगी। शायद खल में भी, प्रोटीन में भी वो शायद बाइंग साइड में आएंगे। दूसरा फैक्टर वहाँ ला नीना का है, मलेशिया इंडोनेशिया में, उसके कारण भी थोड़ा क्रॉप पे इफेक्ट होगा। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है लेबर शॉर्टेज, वो काफ़ी क्रॉनिक प्रॉब्लम है। तो सप्लाई इन्वेंट्री भी काफ़ी टाइट है। ये देखते हुए आगे शायद हम 1080, 1090 देखेंगे। यहाँ 1045 पे बाय करना चाहिए, 1030 के स्टॉप लॉस से। आगे 1070-80 का टारगेट रहेगा। ओके, यानी आप ये एक क्रूड पाम तेल भी खरीदने की सलाह है, क्योंकि जिस तरह की तेज़ी इनको लग रहा है कि आगे तेज़ी और बढ़ेगी। 1165 तक के टारगेट आपको आने वाले दिनों में दिख सकते हैं। अभी 1147 चल रहा है। चलिए, अब लौटते हैं नॉन एग्री मार्केट को, जहां पर कच्चे तेल पर बात करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि कच्चे तेल में लगातार तेज़ी बनी हुई है। 60% से ज़्यादा दाम बढ़ चुके हैं इस साल। बीरेन जी, क्या लग रहा है, कच्चे तेल की तेज़ी कहाँ जाकर थमेगी? ब्रेंट क्रूड आपको लग रहा है क्या $100 वापस से जाएगा क्या? अभी थोड़ा इसमें चहल पहल तो है, राजनीतिक दबाव ओपेक प्लस पे है प्रोडक्शन बढ़ाने का, बट ये जो मीटिंग हुई उसमें उन्होंने प्रोडक्शन नहीं बढ़ाया है। बड़े स्केल पे अगर मैं देखूं तो ये क्लाइमेट एक्टिविज्म जो है, लो
कार्बन इकोनॉमी का, और दूसरा चाइना ने जो एमिशन कंट्रोल का स्टैंडर्ड्स जो एकदम टाइट किया है, खास करके एलएनजी के प्राइसेस जो ग्लोबल एक साल में $3 के $32 तक चले गए, तो ये देखते हुए ऐसा लग रहा है कि शायद ब्रेंट भी 90 को पार जाना चाहिए। सप्लाई साइड के इश्यू इसमें काफ़ी है, और डिमांड रिकवरी कोविड के बाद जो आई थी वो भी काफ़ी स्विफ्ट है। मीन्स वैक्सीनेशन के बाद की जो रिकवरी है, मॉनेटरी और फिस्कल दोनों स्टिमुलस को देखते हुए, तो अपसाइड की गुंजाइश ज़्यादा है क्रूड में। साइड की गुंजाइश ज़्यादा है यहाँ पे क्रूड में। अनुज जी, आपका व्यू क्रूड को लेकर क्या है? आपको क्या लग रहा है, क्या कितनी तेज़ी ये कहाँ तक जाएगी, कहाँ तक लेके जाएगा क्रूड के भाव को? देखिए 7 साल की हाइस पर ट्रेड कर रहा है क्रूड, और $81 हमने ऑलमोस्ट ब्रेंट को हिट करते हुए देखा है। मुझे लगता है कि जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव, और जो कल ओपेक की मीटिंग आई है वहाँ से भी एक सपोर्टिव स्टेटमेंट्स हमने देखी हैं कि वो प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए अभी राजी नहीं है। तो मुझे लगता है कि अभी फिलहाल जो ट्रेंड है वही एक पॉजिटिव रहेगा, और जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि ट्रेंड पॉजिटिव है तो हम ट्रेंड के साथ ही जाना चाहेंगे। तो ट्रेंड स्टिल अभी पॉजिटिव है। मुझे लगता है कि ऊपर में 5,950 तक के लेवल, और ब्रेंट करीबन $83 तक के लेवल को छू सकता है, और WTI में हम ऑलमोस्ट $80 तक के लेवल देख सकते हैं। तो अभी फिलहाल सेलिंग की हमारी कोई रिकमेंडेशन नहीं है। हमें लगता है कि क्रूड के अंदर आप खरीदारी का ट्रेड लेके चलें। इनिशियली टारगेट 5,900 से लेकर 5,950 को छू सकता है। ओके, यानी आपको ट्रेड, आपको बाइंग साइड में ही रहना है। दोनों ही जानकारों को लगता है कि ट्रेंड पॉजिटिव है, और अनुज जी का कॉल है कि 5,890 रुपये के टारगेट के लिए आप इसे खरीद सकते हैं, और स्टॉप लॉस जो आपको यहाँ पर लगाना है क्रूड के लिए वो है 5,650 रुपये का। चलिए बात कर लेते हैं सोने और चांदी को लेकर, जहाँ पर आज दबाव दिख रहा है। गोल्ड 46,700 के नीचे है, यहाँ पर क्या करना चाहिए? बीरेन जी, क्या लग रहा है गोल्ड को लेकर, क्या व्यू बनाए अभी? शॉर्ट टर्म ट्रेड के लिए 46,400 करंट लेवल पे शॉर्ट टर्म ट्रेडर को लाइट क्वांटिटी में बाई साइड में जाना चाहिए। 46,130 का स्टॉप लॉस होना चाहिए, और 46,800 का टारगेट रख सकते हैं। ओके, चलिए आपको गोल्ड का हाजिर भाव भी बता देते कि अगर आप हाजिर बाजार में जाते हैं तो आपको किस भाव में गोल्ड के प्राइस मिलेंगे। इब्जा के रेट्स हैं जो इंडिकेटिव प्राइस के तौर पर आप जाके वहाँ पे बोल सकते हैं, और इस पे लेकिन हालांकि जीएसटी आपको अलग से देना पड़ेगा। अगर आप 24 कैरेट का सोना करते हैं, खरीदने जाते हैं, तो 4,671 रुपये है, वहीं 4,278 रुपये है 22 कैरेट का गोल्ड का भाव, और 18 कैरेट का भाव 3,500 रुपये के करीब है। तो ये इंडिकेटिव प्राइस है, हालांकि इसके ऊपर से मेकिंग चार्ज और जीएसटी चार्ज आपसे अलग से दिए जाएंगे। चलिए अब कुछ कॉलर के सवाल ले लेते हैं। पहले कॉलर रोहित है हमारे साथ, कॉटन पर इनका सवाल है। अनुज जी, क्या लग रहा है कॉटन में क्या व्यू बनाना चाहिए? कॉटन पे कोई कॉल इनके लिए? देखिए कॉटन में ट्रेंड पॉजिटिव है, और हम देख रहे हैं कि हाई लाइफ टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर बाई साइड का ट्रेड रहना चाहिए, क्योंकि जो यूएसडी के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर देखें तो वहाँ पर भी जो क्रॉप साइज है वो थोड़ा सा कम है, और भारत के अंदर भी अगर देखें तो इस टाइम अराइवल सीजन है, मगर बारिश राजस्थान में होने की वजह से जो मॉइस्चर है वो यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा आता हुआ दिख रहा है, तो जो कि सपोर्टिव है कॉटन के लिए। मुझे लगता है कि कॉटन में खरीदारी का ट्रेड लेना चाहिए। इनिशियली ये 29,000 को टारगेट कर सकते हैं, हमें लगता है कि वहां तक टारगेट आना चाहिए। उसके बाद ये 29,500 को टारगेट के रूप में ले सकते हैं। तो खरीदारी का ट्रेड हमारी तरफ से रिकमेंडिंग है। क्या कॉटन केक में सर, कॉटन केक में क्या करें अगर कॉटन केक है किसी के पास? तो देखिए कॉटन केक में आज हमने अच्छी रिकवरी आते हुए देखी है। मुझे लगता है कि यहाँ पर भी खरीदारी का ट्रेड रहेगा। हम पहले भी इसमें बाई साइड में ही थे, अभी भी हमारा जो स्टांस है वो बाइंग साइड में ही है। हमें लगता है कि ऊपर में 2650 तक के लेवल कॉटन सीड में देखे जा सकते हैं, तो यहाँ पर भी हमारा बाय कॉल रहेगा। ओके, यानी यहाँ पर भी इनकी खरीदारी की राय है। चलिए अगले कॉलर राज है, इनका सवाल सोने और चांदी को लेकर है। अनुज जी, आपसे ही सवाल, सोना और चांदी क्या करना चाहिए, कहाँ ट्रेड करें? दोनों में से कोई एक काउंटर ये चुनना चाह रहे हैं, तो ट्रेड के लिए क्या सलाह देंगे? देखिए यहाँ पर एक चीज इंपॉर्टेंट है कि जो हमारा रुपये है वो करीबन 2 महीने के हाईज पर, मींस अपने 2 महीने के वीक लेवल पर ट्रेड कर रहा है, तो उससे काफी हद तक सपोर्ट मिला है गोल्ड और सिल्वर को। और दूसरी तरफ देखें तो क्रूड के जो भाव हैं वो इन्फ्लेशन को इंडिकेट कर रहे हैं, जिससे कि यहाँ पर हमने देखा है कि जो बॉन्ड यील्ड है और जो डॉलर है उसमें कुछ नरमी देखने को मिली है, जिससे कि गोल्ड सिल्वर को हमने काफी अच्छा सपोर्ट आते हुए देखा है। मुझे लगता है कि गोल्ड और सिल्वर में खरीदारी का ट्रेड लें। गोल्ड में करीबन 40,600 के आसपास खरीदारी कर सकते हैं, 40,350 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 47,000 तक देखने को मिल सकता है। सिल्वर के अंदर करीबन 60,400 के आसपास खरीदारी करें, 60,000 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 61,000 तक देखने को मिल सकता है। इंटरनेशनल मार्केट की अगर बात करें तो हमें लगता है कि गोल्ड के भाव ऊपर में आपको जल्दी ही $1780 तक के लेवल को छूते हुए दिखाई देंगे, और सिल्वर के अंदर हमें मान के चल रहे हैं कि ऊपर में $23 से लेकर $23.30 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं।
तो पिछले 2 हफ्तों की जो एक्यूमुलेशन थी और जो ट्रेंड पॉजिटिव आया है और डॉलर के अंदर भी वीकनेस रही है, मुझे लगता है कि उससे यहाँ पर काफ़ी हद तक गोल्ड सिल्वर को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। और फिजिकल डिमांड चाहे वो इंडिया हो चाहे वो चाइना हो, दोनों की तरफ से ही हम देख रहे हैं। मुझे लगता है कि यहाँ पर एक पॉजिटिव ट्रेंड गोल्ड सिल्वर में आने वाले दिनों में देखा जा सकता है। ओके, यानी पॉजिटिव ही तेज़ी की उम्मीद लग रही है कि आने वाले समय में तेज़ी दिख सकती है। चलिए, अगले कॉलर है यश है रामपुर से। यश का सवाल है मेंथा ऑयल पे, पूछना चाह रहे हैं कि कब तक यहाँ पे बड़ी तेज़ी की उम्मीद करें। बीरेन जी, क्या लग रहा है मेंथा ऑयल में? इसमें वॉल्यूम रिलेटिवली कम है, जो पिछला एवरेज वॉल्यूम रहता था उससे काफ़ी कम है। फिलहाल कोई सीमित दायरे का बाजार है, 9 से 950 तक का। कोई बड़ा मूव इसमें दिख नहीं रहा। ओके, चलिए, कमोडिटी निवेश के लिए आज इतने ही सवाल ले पाएंगे। अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक लेने का। शुक्रिया अनुज जी आपका, बीरेन जी आपका, आप लोगों ने समय निकाला दर्शकों के लिए और बेहतरीन ट्रेडिंग आइडियाज़ भी दिए और आउटलुक पर भी चर्चा की। तो कमोडिटी निवेश में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए 18 हाउस स्वदेश के साथ। ब्रेक के बाद लेकर आएंगे मनी मंत्रा। नमस्कार।